बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, ज़बान ज़द आम है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस वक्त शदीद एक्टिव हो गया है। मैं शदीद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ईद ख़त्म होते ही दो बड़ी पेशियाँ होने वाली हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। 11 अगस्त को मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब की साहबजादी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में पेश होंगी और 12 अगस्त को फेक या इलीगल लिकर लाइसेंस के केस में उस्मान बुज़दार साहब की पेशी है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। ऑफ कोर्स उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि उनको तो वसीम अकरम प्लस कहा जाता रहा है, उनको तो वज़ीर आज़म साहब की बैकिंग मिलती रही है और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को हमेशा ये कहा जाता रहा है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहे। तो अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा नैब, तो फिर क्या उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता? ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बारे में एक वो कॉल है शेख रशीद साहब का, वो मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि बड़ी ईद के बाद बड़ी कुर्बानियां होनी हैं। ये बहुत पहले कहा था, ये धरने के टाइम पे भी कहा था, ये उन्होंने जब पैनमा वाला मामला था तब भी कहा था, लेकिन ये आज भी सादर आ रहा है क्योंकि बड़ी ईद गुजरी है और अब बड़ी बड़ी कुर्बानियां होने लग गई हैं। मरियम नवाज साहिबा, उस्मान बुज़दार साहब। लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के परफॉर्मेंस के बारे में हर जगह से सवाल उठने लग गए हैं। एक तरफ तो अपोजिशन कहती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनके पास कोई स्टफ नहीं, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई मवाद नहीं है जो कि ये किसी तरीके से प्रोसिक्यूशन के अंदर इस्तेमाल कर सके, यानी कोई वजन नहीं है इनके केसेस के अंदर। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और कुछ और हलकों की तरफ से भी ये कहा जाता है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो प्रोसिक्यूशन इतनी वीक कर रही है कि वो एक तरह से ऑपोजिशन के लोगों को छूट देने वाली बात हो गई। अब दोनों तरफ से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बौछार का सामना कर रही है, तनकीद का सामना कर रही है। इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक और ख़बर भी ये है कि अरशद मलिक साहब, वो वाले जज जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, एहतसाब अदालत के जज जिन्होंने कुछ वीडियो लीक हुई थी, आपको याद होगी वो वीडियो, मैं उसको दिखाना नहीं चाह रही, ना ही मैं उसको फर्दर लेकर जाना चाह रही हूँ क्योंकि आज हम डिस्कशन बेसिकली नैब पे करेंगे। लेकिन ये बात भी करना इंपॉर्टेंट है कि अरशद मलिक साहब के सस्पेंशन की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो प्रोग्राम के आगाज में ही मैं आपको दे दूं, CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शरीफ ग्रुप के मोहम्मद उस्मान, इनको बड़े अरसे से ढूंढने की कोशिश की जा रही थी गिरफ्तारी के लिए। हमारे जराए ये बताते हैं कि ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं बड़ी तगोदों के बाद, बड़ा ढूंढने के बाद, बहुत सारी जगह पर छापे मारने के बाद अब मोहम्मद उस्मान CFO शरीफ ग्रुप अब हाथ आ गए हैं। तो ये तमाम मामलात हैं जो कि आपके सामने हैं, मैं ये भी डिस्कस करूंगी। और दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही शदीद इम्पैक्ट आया इसका, इकोनॉमिक भी, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी, जानी नुकसान की सूरत में भी। पाकिस्तान के अंदर भी 6000 से ज़ायद अफराद की अमवात अब तक वाक़या हो चुकी हैं और तकरीबन 2,81,000 के करीब टोटल केसेस पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर से 2,56,000 केसेस इस वक्त तक सेहतयाब हो चुके हैं, यानी 25-30 हजार लोग रह गए जिनकी सेहतयाबी अभी बाकी है। ऐसे में अल्लाह ताला की तरफ से तो खास करम हुआ ही हुआ और हम जितना शुक्र करें अल्लाह ताला का उतना कम है कि बड़े बड़े मुल्क जिनके हेल्थ सिस्टम्स के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाती थी, वो जहां बह गए वहाँ पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये हुई कि असद उमर साहब ने फरमाया कि मैरिज हॉल 15 सितंबर से खुल रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 15 सितंबर से खुल रहे हैं, 7 सितंबर को इसकी फाइनलाइजेशन के हवाले से एक मीटिंग होगी। कल से सयाहती मकामात खुल रहे हैं। इमरान खान साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया कि देखिए जी, आप खुद तो नथिया गली ईद मनाने चले गए लेकिन बाकी सयाहों को आप रोक के चले जा रहे हैं। फिर मेट्रो को खोलने की बात कर दी गई, खड़े होकर सफर नहीं कर सकते, बैठ के सफर कर सकते हैं। टूरिज्म रिजॉर्ट्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो दुकानें हैं उनके औकात को नॉर्मलाइज करने के हवाले से भी अभी बातचीत चल रही है, डिसीजन भी होगा। 10 अगस्त से सिनेमाज खुल रहे हैं, 10 अगस्त से ही थिएटर्स खुल रहे हैं और 10 अगस्त से ही रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, यानी जिंदगी मामूल की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। SOPs अभी लागू होंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं
जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे पास मौजूद हैं, शो में स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने ज्वाइन किया। सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN की सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपने ज्वाइन किया। उस्मान सईद बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप चारों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद फिर शो की डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हकायक, कुछ मामलात आपके सामने रखे। अब जरा बात करते हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 11 अगस्त को बुला लिया। उस्मान बुज़दार साहब ने 12 अगस्त को पेश होना है नायब के सामने। ये कुर्बानी के बाद बड़ी कुर्बानी वाला जो शेख रशीद साहब का सेंटेंस बड़ा फेमस हो गया, ये वो तो नहीं होने लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत। अब आप देखें कि ये मामलात बड़े अरसे से चल रहे थे और नैब के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी। इवन आपने देखा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चले हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उन्होंने भी नैब की कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सवालात उठाए थे। अब नैब को परफॉर्म करना है, क्योंकि नैब ने पूरी कौम को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और इतने केसेस जो है वो डिस्कस होते हैं। कभी शायद खकान अब्बासी को उठा लिया जाता है, कभी दूसरे एहसन इकबाल को, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आ रहा अभी तक। तो अभी आप देखें कि क्या होता है कि उन्होंने अगर PTI के उनको उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। कम से कम ये मैसेज आता है कि नैब की तरफ से जो एहतसाब हो रहा है वो वन साइडेड नहीं है। उसमें वो किसी की भी फाइल अगर उनके पास आती है तो वो उस केस को टेकअप कर सकते हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब ये सिर्फ मैसेज तक ही है या करना भी कुछ है? बिकॉज ऑन वन हैंड हमें बहुत सारे केसेस ऑपोजिशन के अगेंस्ट नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे केसेस हुकूमती अरकान के ऊपर बन सकते हैं लेकिन वो बन नहीं रहे हैं। अभी भी उस्मान बुज़दार साहब को एक होटल को शराब का लाइसेंस दिलवाने पर, फेक लाइसेंस दिलवाने पर या फेक तरीके से लाइसेंस दिलवाने पर बुलाया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े केसेस और भी हैं हुकूमत के पास। ये सिर्फ एक मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है या प्रैक्टिकली नैब एक न्यूट्रल इदारे के तौर पर सामने आएगी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन? अनिका, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखें कि ये जो बड़े करप्शन के केसेस है, नैब को उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर उस्मान बुज़दार साहब ने किसी उसको लाइसेंस दिया है तो ये कोई इतना बड़ा करप्शन का केस नजर नहीं आता कि उन्होंने कोई पैसे बना लिए। ये तो FIA, ये एंटी करप्शन या दूसरे इदारों की जुरिस्डिक्शन में आता है और उनको ये मामले देखने दें। लेकिन जो BRT का मसला है या मालम जब्बा केस है, जो बड़े बड़े केस है, चीनी स्कैंडल है जिसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का, तो इस तरह के बड़े केसेस देखने चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत अरसे बाद जो है वो मरियम नवाज को नैब ने दोबारा तलब किया, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है मरियम नवाज भी खामोश थी और कोई उनके बारे में ना अपोजिशन लीडर्स की तरफ से बयान आ रहे थे, ना हुकूमती ऐवानों की तरफ से उनके खिलाफ कोई हर्जा सराई हो रही थी। तो अभी देखना है कि जब वो बुलाते हैं तो उसके बाद इनका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि आपने देखा चौधरी शुगर मिल का फैसला हुआ या पनामा केस के फैसले हुए, लेकिन उसमें नैब को सुबकी उठानी पड़ी। आप देखें कि मियां नवाज शरीफ जो कि सजा याफ्ता है लेकिन इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, मरियम नवाज भी अपने घर पर हैं, कैप्टन सफदर भी रिहा हो चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि नैब क्या इन तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होता है। क्योंकि जहां जहां नैब को सुप्रीम कोर्ट या दूसरे केसेस से नैबजदगान को रिलीफ मिला, वहां मैंने देखा है कि नैब सुप्रीम कोर्ट या आला अदालती इदारों में नहीं गई। हमेशा देखा गया कि नैब के कमज़ोर वकला पेश होते रहे। जो भी नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो नैब की सही नुमाइंदगी नहीं कर सके। तो अभी तक तो जो नैब की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से 0/0 है। ये TV पे आके ज़्यादा बयान दे देते हैं, प्रेस रिलीज आ जाती है या हुकूमती अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बड़े बड़े इल्ज़ाम जो है वो अपोजिशन पे लगाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। नैब अभी तक कुछ परफॉर्म नहीं कर सकी। कोई भी बड़ा केस ऐसा नहीं है जिसमें नैब ने किसी को सजा दिलवाई हो और उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए हो। राइट, ठीक हो गया। जनरल साहब की तरफ चलते हैं। जनरल साहब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सबको ही खटकता रहा हमेशा से।
पहले भी इसके कवानीन को तब्दील करने की कोशिश की जाती रही, अब भी इसके कवानीन को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हर शख्स ये कहता है कि नैब सही तरीके से कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा, लेकिन कोई तब्दील भी करने को तैयार नहीं होता, प्रॉपर जो तब्दीली चाहिए होती है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में नहीं परफॉर्म करता या अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं जल साहब? देखिए, मुस्तकबिल इसका यही है कि अगर इस अदारे को ठीक किया जाए, यानी आपको कोई मुखलिस लोग ऐसे हुक्मरानी करें, हुकूमत में हों जो वाकई इंटरेस्टेड हों कि एहतसाब होना चाहिए, तो वो अदारे की दुरुस्तगी करना चाहेंगे। अदारा बेकार नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बेकार हैं, क्योंकि आप कानून को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते या अदारे को इतना एफिशिएंट नहीं बनाते जितना होना चाहिए। ओए कोचा, पीसीआर में आओ। ओए तय करना आपने इसी तरह करना है कि आपने और मैंने मिल के बैठ के उसमें लोग पोस्ट करने हैं, बना बिठाने हैं, चेयरमैन भी हमारी मर्जी का होगा, तो फिर वो एहतसाब तो नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो उसको चेयरमैनशिप देने से पहले उससे कई वादे वही दिए होंगे उन्होंने। तो वो तो आप समझ लीजिए कि सिस्टम को सर्कमवेंट कर दिया आपने, सिस्टम जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया उसका। अच्छा जान साहब, अगर वादे वही लिए गए होते, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने अभी के चेयरमैन को रखा है, नैब के चेयरमैन को, तो फिर ऑपोजिशन के खिलाफ जो इतने सारे केसेस हो रहे हैं वो तो ना हो रहे होते। जो ऑपोजिशन कह रही है कि देखें ये सिर्फ जबानी जमा खर्च दिखाने के लिए केसेस किए जाते हैं कुछ कुछ हुकूमत के लोगों पे, वो शिकायत भी ना हो रही होती। नहीं, शिकायत तो अब भी नहीं होगी। अच्छा। ये भी दिखावे का काम है। देखिए ना, बात बड़ी सीधी सी है। अगर नैब में केस नहीं आता तो एक शख्स के ऊपर जो इल्जाम है वो सारी जिंदगी इल्जाम मौजूद रहेगा, और उसको भी डर रहेगा कि अगर कल को कोई ऐसा शख्स आ जाता है हुकूमत में जो वाकई सिंसियर है तो वो मैं पकड़ा जाऊंगा। चुनाचे नैब केस ले लेता है। जब नैब ने केस ले लिया तो कमजोर इंक्वायरी की, कमजोर रेफरेंस बनाया, कमजोर वकील भेजा प्रोसिक्यूशन के लिए, केस खत्म हो गया। जब आपका केस खत्म हो गया या केस को लंबा करते गए, जब एक हुकूमत बदल गई और आपकी दूसरे की हुकूमत आ गई तो आपके केस वैसे खत्म हो जाएंगे। तो गेम चलती है। इसमें बड़ा एडवांटेज है, नैब के थ्रू जो आदमी छूट के जाता है वो बाहर निकल के वो एक सर्टिफाइड ऑनेस्ट आदमी कहलाता है। वो कहता है देखें जी, इतने अरसा नैब ने मेरी इंक्वायरियां की, मुझे कैद में भी रखा, अदालत में केस किया, अदालत से बरी तो उसकी सियासत भी बच जाती है, उसका चोरी का माल भी बच जाता है, तो और क्या चाहिए। ठीक हो गया जान साहब। मैं सायरा अफजल ताहर साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। सायरा अफजल ताहर साहिबा की तरफ चलते हैं। सायरा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। सायरा साहिबा, मरियम नवाज साहिबा को 11 अगस्त को नैब में तलब किया गया है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब भुगतते रहे हैं नैब के मामलात, नवाज शरीफ साहब भी भुगतते रहे हैं नैब के मामलात, मरियम साहिबा भी भुगतती रही हैं। आपको लगता है एक राउंड दोबारा शुरू होने लगा है, पीएमएलएन के लीडरान के लिए मसाइल एक बार फिर खड़े होने शुरू हुए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, चीजें बहुत क्लियर हैं। अगर आप पिछले 2 साल को देखें, कोई एक दिन नहीं है कि जब इस गवर्नमेंट ने एक क्राइसिस ना हो और इस पे तनकीद ना हो रही हो। और जब भी हालात इस तरह के होते हैं कि बहुत ज्यादा इनका मसला खराब होता है, तो ये डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। उसको आप डाइवर्जन कह लें, उसको आप विक्टिमाइजेशन कह लें, क्योंकि कोई और एजेंडा नहीं है। अगर आप गौर करें तो किसी और चीज पे इतना तेजी से काम हुआ है, कोई डेवलपमेंट सेक्टर ले लें। अब इनका मसला क्या है? इनका मसला ये है कि एपीसी होने जा रही है। मरियम को इतनी देर इन्होंने रखा और इन्होंने जितने केसेस बनाए, वो जज अरशद मलिक साहब का भी आज नोटिफिकेशन हो गया डिसमिस होने का। ख्वाजा साद रफीक के फैसले में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में कहा है, मैं हैरान हूं कि एक ऐसा इदारा जो अपनी अफादियत खो चुका है, अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, जिसके होने पे, जिसके जो लोग उधर अपॉइंट हैं, अभी वो जो इरफान मंगी साहब के हवाले से आपने कमेंट सुने थे ना जी, कि मतलब आप गौर करें, वो जब केस बनाते हैं, और अब तो एक खबर पढ़ के मजाक लगता है। नहीं, लेकिन सायरा अफजल ताहर साहिबा, टू बी फेयर,
टू बी फेयर 11 अगस्त को मरियम साहिबा पेश होंगी तो 12 अगस्त को उस्मान बुज़दार साहब भी होंगे, जिनको इमरान खान साहब अपना वसीम अकरम प्लस कहते हैं। तो फिर वहां भी तो हो रहा है, आप नैब को कंप्लीटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम तो नहीं दे सकते। मैं बताती हूँ ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि जिस तरह उनको पकड़ा था अलीम खां को, और एक आपने इनके प्रोविंशियल मिनिस्टर थे सकलैन के, क्या उनका नाम था मुझे नाम नहीं याद, जो कि कुछ दिनों बाद बाहर आ गए थे और ये भी मौसूफ वापस आए और दोबारा मिनिस्टर बने। अब ये सारा आई वॉश है। ये बुज़दार को पकड़वाने के लिए मुझे नहीं पता कल को उनका कुछ बनेगा या नहीं होगा। इससे ज्यादा तो अगर पकड़ना था ना तो उनको पकड़ते चीनी में जो इंक्वायरी कराई थी, जिसमें कि पूरी होली सोली पंजाब का चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व था और रिस्पॉन्सिबल था। तो ये करने के लिए जब ये हमारे लोगों को इस तरह करते हैं ना, तो फिर एक आधा उधर भी कर देते हैं और फिर वो चेयरमैन साहब कहते हैं कि जी हम क्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात इसी टॉपिक के हवाले से मुझे बता दीजिएगा कि असल में हुआ तो कुछ एज सच PMLN वाली साइड पर भी नहीं है, प्रोसिक्यूशन चल रही है, लेकिन इसी के बारे में इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कहते हैं कि देखिए प्रोसिक्यूशन भी ढीली है, वो केस भी ढीला बनाते हैं, कोई भी कन्विक्शन भी नहीं होती है ऑपोजिशन वाली साइड पे, तो ऑपोजिशन वाली साइड पे भी ये आई वॉश ही है। आप इससे अग्री करती हैं सायरा साहबा? देखिए कन्विक्शन नहीं होती, कन्विक्शन अगर नहीं होती तो इनको सालों या कई महीनों कैद में क्यों रखा, और वो कैद भी जिस तरह की थी आपको पता है ना। आप राना सनाउल्लाह से सुने, आप शाहिद खाकान से सुने, आप मरियम नवाज से सुने, राइट, आप मियां नवाज शरीफ का देखें, मतलब ये कोई तरीका है? आप देखें शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर में रोज जा रहे हैं। तो मकसद कन्विक्शन तो एंड में कुछ होगा तो कन्विक्शन होगी ना, लेकिन ये मकसद क्या है? उससे पहले सिर्फ मकसद ये है कि इनको हरासा करना, इनको तोड़ना, इनको दबाना। आप ये देखें कि जो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, अगर पहले राउंड में ही हम नॉकआउट हो जाते और इनको कामयाबी मिल जाती तो शायद ये चीजें इतनी प्रोलॉन्ग ना करती। अब मरियम नवाज को दोबारा बुलाना, एक तो इनको नजर आ रहा है कि मरियम नवाज का जो इमेज इस वक्त पब्लिक में है और जो पॉपुलैरिटी वो गेन कर रही है, वो ये बताना है कि जी ये सारा कुछ इसने किया है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि फैमिली के जो भी मामला होंगे ना इस तरह के प्रॉपर्टी के या जो भी, उसका उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जो PMLN की जितनी पब्लिक में सपोर्ट बढ़ रही है, और ये बच्चे को पता था। आपको मैं बताऊं, अगले दिन मुझे कोई शख्स मिला, कहते हैं जी अगले 20-25 दिन आप लोगों पे बड़े भारी हैं और सख्ती होने लगी है। मैंने कहा अच्छा जी। तो ये बातें हम सुन रहे थे। लेकिन सायरा साहब ये कौन शख्स था? ये किस इदारे से था? कोई सियासी शख्स था? ये देखिए मैं बताऊं, जनरल डिस्कशन थी। ये जब प्लान करते होंगे, जाहिर है मतलब हुकूमत करती होगी, नैब वाले कोई बात करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मैरिट तो है नहीं। जिस किसी को भी इन्होंने पकड़ना होता है उसका कहते हैं वो जी बोर्ड में केस आता है, जी चेयरमैन ने अप्रूवल दे दिया, चलो जी। और आप कभी उसकी वर्डिंग पढ़े ना ख्वाजा साद रफीक के केस की, तो आप यकीन करें कि उसका एक एक लफ्ज ये बताता है। जो भी आप कह रहे हैं कन्विक्शन नहीं हुई, मुझे ये बताएं कि जो वो महीनों उन्होंने जेल काटी है दोनों भाइयों ने, उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, उसको कौन वापस लेकर आएगा? राइट, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई एक बंदा आप मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ हुए कॉन्विक्ट, वो सजा भी अल्लाह ताला ने कैसे पर्दाफाश किया। तो जिनको हुई भी सजा उनकी भी किस तरह हो गई कि उन्होंने खुद अपने देने वालों ने मुंह से कहा कि मैं अंडर प्रेशर था। इसलिए ये सारा कुछ जो है ना, ये अब बच्चों को समझ आ रहा है। और नैब तो पता है क्या है, नैब का केस ब्रेकिंग न्यूज चलती है, सारे कहते हैं, लेकिन एक आम आदमी से अगर आप पूछे ना तो उसमें जो नाले का मतलब चंजोट वाला नाला जिस शख्स ने अरबों की डेवलपमेंट की है वो खुर्द करेगा एक जो मतलब पानी की निकासी के लिए नाला बना। तो इसलिए ये मुझे तो लगता है कि ना वहां पे कोई मेरिट है, ना कानून है, ना वहां पे कोई दलाइल है।
तो आप समझती हैं कि इसलिए कन्वेक्शन नहीं हो रही बिकॉज बेसिकली दलाइल कोई नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सायरा साहिबा। उस्मान, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, एहतसाब होगा, इमरान खान साहब आएंगे, एहतसाब करेंगे। अभी सायरा अफजल तारड़ साहिबा भी कह रही हैं कि जी देखिए किस तरीके से एहतसाब हो रहा है, कोई मवाद ही नहीं है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास कि वो कन्वेक्शन भी करा सके। ये तमाम के तमाम मामला जो हमारे सामने हैं, अब इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि क्या वो एहतसाब का दावा जो आप करने के लिए करके आए थे, इमरान खान साहब जो वादे करके आए थे, वो एहतसाब एट दिस पॉइंट इन टाइम उसी फॉर्म में हो रहा है या सब बह रहा है पानी के साथ साथ, बारिशों के पानी के साथ साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो निज़ाम जिसके ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 25 साल लगभग स्ट्रगल की है, वो निज़ाम जिसने पाकिस्तान को 72 साल से जकड़े रखा है, यही वो निज़ाम है जिसकी हम बात करते हैं, जहाँ पे एक फॉरमोस्ट करने का जो काम था वो यहाँ पे ये नहीं होने दिया गया कि आपने निज़ाम में अदल को इफेक्टिव ही नहीं होने दिया। आज जितनी भी आपने बात की कि फ़लाँ को पकड़ा, जैद को पकड़ा, बकर को पकड़ा और वो छूट गए, ये तमाम उस कवानीन के अंदर मौजूद लूप होल्स हैं जिनको सही करने का काम मुकन्नना का था। देखिए, यहाँ मुकन्नना का जो इख्तियार था वो ये नहीं था कि मुकन्नना जो है वो ठेके ले और MPA MNS जो हैं वो भत्ते लें और वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जाके काम करवाएं, उससे 10% कमीशन लें। ये काम नहीं था। करने का काम ये था कि मुकन्नना को पार्लियामान के ज़रिए आईन पाकिस्तान और फिर मुरवजा कवानीन के अंदर वो तशरीह करनी थी उसकी, और उस तरह से उसकी अमेंडमेंट करनी थी कि वो इफेक्टिवली लागू होता। और आज आपको अपने प्रोग्राम में और मेरी बहन सायरा अफजल को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती कि फ़लाँ को नैब गिरफ्तार करता है और वो लूप होल से निकल के छूट जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ ये मामला सियासतदानों के साथ पेश नहीं है। आपको पता होगा कि जो नैब की और इन कवानीन की सबसे जो बड़ी तशहीर का बायस बना वो एक आदमी जिसका नाम डबल शाह था, वो हमारे वजीराबाद एक गुजरांवाला के पास एक जगह वहाँ का था, जो पाकिस्तान का मकरूह तरीन नौसरबाज आदमी था। लेकिन नैब के कवानीन क्योंकि इतने सख्त नहीं किए गए हैं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है, और नैब को बिला शक व शुबा हमारे से पहले वाली हुकूमतें पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। तो लेकिन आपके ऊपर है, आपको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं। यू आर यूजिंग नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। थोड़ी देर पहले जनरल अमजद शोएब साहब भी ये फरमा रहे थे कि इससे पहले पिछले 10 साल तो मुकमका चलता रहा, इससे पहले तो एक दूसरे के ऊपर केसेस नहीं बनाए जाते रहे। आप लोगों पे सबसे ज्यादा इल्जाम है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं नैब को इस्तेमाल करके। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें रैशनल नहीं है। अगर तो देखिए जो हो रहा होता है वो दिख रहा होता है। पाकिस्तान को टेलीविजन के कैमरों और हमारे ज़बरदस्त एंकर्स ने और हमारी एक कलम की ताकत वाले लोगों ने ये शऊर दे दिया है, और फिर पाकिस्तान में इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया कि अब लोग जो हैं सही गलत को देख रहे होते हुए। आप मुझे बताइए कि अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो क्या हम अलीम खान को पकड़ते? अगर पॉलिटिकल जो है सारे मामला चलाए जा रहे हैं, सुल्तान खान को पकड़ते? अगर पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं तो क्या मुझे बताइए कि सवाती साहब स्टेप डाउन होते? ये सारी की सारी चीज़ें ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स तो हैं, सियासी नारे तो हैं, हकीकत नहीं है। अच्छा, इसे नसीम सिद्दीकी साहब भी और अभी थोड़ी देर पहले सायरा अफजल तारड़ साहिबा भी इन दोनों को आई वॉश कह चुकी हैं। वो कह रही है सिर्फ आई वॉश है, थोड़ी देर जाते हैं वापस आ जाते हैं और फिर हुकूमती ओहदों पे बैठ जाते हैं। इसको एक ऐसी मिसाल से मैं वाज़ेह करता हूं कि उसके बाद सायरा अफजल की बात में बिल्कुल दम नहीं रहेगा। अगर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले सायरा अफजल तारड़ के ख़ानदान से शख्स जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, सरकारी ऑफिसर हैं। जिस दिन से हमारी हुकूमत आई है, अपॉइंटमेंट हुई थी मुस्लिम लीग नून के, इनके अपने दौर में इन्होंने खुद करवाई थी उनकी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड हैं, इनके अपने इन्होंने खुद करवाई थी। उनको तो हमने हटाया नहीं आज तक, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं बनाया, उनकी तो हमने ट्रांसफर तक नहीं की है। तो सायरा आई विल नॉट गो टू एनी पर्सनल मैटर्स। मैं बेसिकली लीडरान की बात करना चाहूंगी। सायरा अफजल तारड़ साहिबा की तरफ भी मैं ये सवाल नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन आई वांट टू नो इज कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कुछ सियासी मामला, और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। बड़े बड़े फैसले हुए, जिंदगी मामूल की तरफ आने लगी है, लेकिन मामूल की तरफ आ रही है, अभी आई नहीं है। इसलिए हमें SOPs को अपने पल्लू से बांधे रखना है और उनके ऊपर कंप्लीट इतलाक
अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले दिन ज़रूरी था। सबसे पहले जान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। असद उमर साहब ने यह अनाउंस कर दिया है कि मैरिज हॉल्स खुल रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पहले ही शफकत महमूद साहब बता चुके हैं कि 15 सितंबर को खुलेंगे। कल से सियाहती मकामात भी खुल रहे हैं। अभी ईद उल अजहा गुजरी है जनरल साहब, ईद उल फितर पे क्या मामला हुआ था वो हमारे सामने था। ईद उल अजहा पे भी लोग मिले मिलाए हैं, और मैंने जब NCOC का जो है वो विज़िट किया था, कुछ और हम एंकर्स थे, तो वहाँ ये बताया गया था कि ईद उल फितर के बाद जो मामलात हुए हैं उनका रिज़ल्ट या उनका डाटा कुछ अरसे बाद आना शुरू होगा। तो ईद उल अजहा का भी इसी तरीके से कुछ अरसे बाद डाटा आना शुरू होगा। क्या पाकिस्तान को उस डाटा के आने का इंतज़ार करना चाहिए कि ईद उल अजहा पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, या वाकई में जिस तरीके से हुकूमत खोल रही है तमाम चीज़ों को वो खोल देना चाहिए, अब वक्त है खोलने का? ये मेरा ख्याल ये फैसला जल्दबाजी में किया है। मेरा अपना अंदाजा है कि 2 हफ्ते के लिए और रुकना चाहिए था। वो क्यों? अभी आप देखिए कि कश्मीर के इशू के ऊपर कल रैलीज निकली हैं और मजमे हुए हैं, लोगों ने इज्तिमात किए हैं। ये आपकी ईद उल ज़ुहा से ज्यादा लोगों में कुर्बत रही और एक दूसरे के साथ एक ही मुकाम पे, और मैंने बड़े कम लोगों को देखा है किसी ने मास्क पहना। इसके भी रिजल्ट जो है वो आपको शायद 2 हफ्ते के बाद आने शुरू। तो इस वजह से ये 5 अगस्त के बाद कम से कम 2 हफ्ते और रुकना चाहिए था, ताकि अंदाजा हो जाता कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आ रहा है तो हमें आगे एक्सटेंड कर देना चाहिए लॉकडाउन या जो भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। और अगर इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, फिर आप अपने स्कूल वगैरह खोल देते, या ये भी जो आप मैरिज हॉल्स वगैरह खोल रहे हैं, तो ये काम किया जा सकता था। लेकिन अब मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि 5 अगस्त का कल का दिन तो हमने बिल्कुल भुला दिया कि जी उसमें भी इतनी ज्यादा रैलीज और इतने लोग इकट्ठे थे और मास्क वगैरह नहीं पहने हुए थे। हर जगह इज्तिमा नजर आए हमें, कराची में भी, लाहौर में, यहाँ पे। तो वो शायद एक मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती है इसमें, ये नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा सिद्दीकी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप पाकिस्तान से बाहर अभी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में सब कुछ खुलने को तैयार है। आप अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन लंदन से करें, वहाँ डेथ रेट ज़्यादा थी, वहाँ केसेस बेशुमार थे। पाकिस्तान में अल्लाह का करम हुआ कि हम लोग बड़े बचे रहे। फिर क्रेडिट जाता है तमाम की तमाम हुकूमतों को, सूबाई और वफाकी हुकूमतों को भी, कि उन्होंने पॉलिसीज़ अपनी बड़ी क्लियर रखी। लेकिन सिद्दीकी साहब अगर कंपैरिजन करें और ये तमाम चीज़ें जो खुल रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान क्या बेहतरी की तरफ जाएगा या फिर गड़बड़ हो जाएगी? देखिए अनीका, पूरी दुनिया में जो है ना कोरोना वायरस की वजह से हालात बहुत खराब हो गए थे। मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूं और जब मैं पाकिस्तान से खबरें देखता था तो यहाँ पे सड़कें सुनसान नजर आती थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, बड़ा खौफो हरास था, और लोग कोरोना से या हुकूमतें कोरोना से लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी और उन्हें नहीं मालूम था कि कोरोना क्या करेगा। ऐसा लगता था कि जैसे कि सड़कों पे लाशें गिरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में केसेस जरूर हुए ईद उल फितर के बाद, लेकिन बतदरीज तौर पे वो कम होना शुरू हो गए। इस वक्त जो डेली बेसिस पे फिगर्स आ रही हैं उस हिसाब से पाकिस्तान में केसेस की तादाद बहुत कम है, डेथ रेट भी बहुत नीचे चला गया है। यहाँ पे लंदन में भी मैंने देखा है कि यहाँ रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, SOPs के साथ यहाँ पे भी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दी गई। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी अगर SOPs पे अमल किया जाए तो ये तमाम मामला जल्द अज जल्द इसलिए खोलना भी जरूरी है कि लोग कोरोना से तो शायद इतना ना मरे जितना भूख व अफलास से मरना शुरू हो जाए। तो ये गवर्नमेंट भी स्टेप बाय स्टेप ले रही है और मैं तो NCOC को बड़ा क्रेडिट दूंगा कि असद उमर साहब ने बड़ी अच्छी तरह उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारे मामलात को चलाया। और अब जो हालात हैं उसमें अब आवाम का ताउन जो है वो ज्यादा दरकार है, क्योंकि हुकूमत ही हमेशा जो है वो तनकीद की जद पे रहती है, लेकिन हुकूमत ने मुआशी मामलात भी देखने। तो ये राइट टाइम है कि आप स्टेप बाय स्टेप सयाहती जो मकामात हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट्स हैं, फिर आप सिनेमा थिएटर इनको खोलें, लेकिन SOPs के साथ और फासला रख के और मास्क का इस्तेमाल जरूरी रहे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हालात इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। राइट, इंटरेस्टिंग। सायरा अफजल तारर साहिबा, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को हमेशा से ये कहती आई सायरा साहिबा के कोरोना के मामले के ऊपर उनकी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, कंफ्यूज्ड हैं, नालायक हैं, नाअहल हैं।
आज पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक से पहले तमाम की तमाम चीज़ें खोलने की तरफ जा रहा है, खा वो मैरिज हॉल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, बाकी सारी चीज़ें हो। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र डेथ्स और केसेस भी उस कदर ज़्यादा नहीं हुए, हमारा हेल्थ सिस्टम इसको सस्टेन भी नहीं कर सकता था बेसिकली। अब क्या ये तमाम मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जब आया, उसके बाद आपकी या PMLN की सोच गवर्नमेंट की कोरोना वायरस की कारकर्दगी के हवाले से कुछ तब्दील हुई है, या आज भी आप यही कहते हैं कि नाअहली और नालायकी से संभाला गया तमाम मामलात को? देखिए जी, मैं ये जो क्वेश्चन था ना, मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि कोई करे, क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही थी, सबसे पहले तो इस पूरी चीज को जो शख्स हेड कर रहा था ना, डॉक्टर जफर मिर्जा, आपने उसको फारिग कर दिया। अगर ये इतनी कामयाब थी और ये इतनी आपकी स्ट्रेटेजी, और आप दुनिया में वो वाहिद मुल्क हैं जिन्होंने किया है, तो फिर तो उनको कोई रिवॉर्ड देना चाहिए था ना। नो मैटर कि वो अनइलेक्टेड थे, अपोजिशन उस पर एतराज करती थी, तो वो शख्स जो पहले दिन से डिफेंड कर रहा था पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके सब कुछ, वो सब गए और उनकी जगह डॉक्टर फैसल सुल्तान, बहुत अच्छे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन समहाउ दैट टीम लीडर इज नॉट देयर। दूसरी चीज देखें, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से भी होती हैं। जो हर्ड इम्यूनिटी पाकिस्तानियों में है, ये हमारे खित्ते में बहुत सारी जगहों पे है। इसका अगर आप दूसरा साइड लें तो ये भी हम कह सकते हैं ना कि गवर्नमेंट अगर इससे बेहतर रिस्पॉन्ड करती तो जितना क्राइसिस हमें हुआ है ये भी ना होता। बाकी लोगों ने क्या किया, डॉक्टर्स ने क्या किया, अभी जो ईद पे इन्होंने लॉकडाउन किया है वो क्यों किया, मतलब इतने प्रेशर में किया और वो भी 2 दिन बाद खोल दिया। तो इनकी तो आदत है ना, अगर अल्लाह ना करे इस वक्त कुछ हो रहा होता तो ये कहते कि जी ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था, पाकिस्तान तीसरी दुनिया का मुल्क है, हम इससे कैसे बच सकते थे। और अगर अल्लाह की मेहरबानी से, और जाहिर है मैं इसमें कहूंगी कि सारों ने कहा, जाहिर गवर्नमेंट भी इसमें है, लेकिन ये सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। आप कभी WHO की वो तमाम जो लेटर्स DG ने और हमारे रीजनल कंट्री हेड ने लिखे हैं ना हुकूमत को, आप उन सारों को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही थी। कभी NCC सूबे काम नहीं करते, प्रोविंशियल मिनिस्टर खुद कुछ कह रही हैं, एक आपका सूबा एक चीज तो है। देखें, अब बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत और इमरान खान साहब इस क्राइसिस में भी एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करने में नाकाम रहे। सिंध ने क्या कहा, पंजाब क्या कर रहा था, अब जी ऊपर फैसले हो रहे हैं। जो कमेटी बनी हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, वजीर आजम साहब आज कुछ कह रहे हैं तो लोगों को क्लैरिटी जो थी ना, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त हम हो रहा है, राइट, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो आपने फरमाया कि इससे ज्यादा बेहतर और यूनाइटेड फ्रंट भी क्रिएट किया जा सकता था, मैं जरा उस्मान आपकी तरफ भी यही सवाल लेकर आऊंगी। उस्मान, आप जो आज अनाउंसमेंट हुई है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान को लाया जाने लगा है। इमरान खान साहब पहले दिन से कहते थे मैं लॉकडाउन की फेवर में नहीं हूं, अगर सूबे मुझसे पूछते तो मैं कभी भी लॉकडाउन के हक में फैसला ना करता, लेकिन लॉकडाउन हुआ, पहले हार्ड हुआ, उसके बाद फिर सॉफ्ट लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, और उसके नताइज हमने देखे कि बतदरीज कमी आती रही केसेस के अंदर। क्या आप समझते हैं कि इस पॉइंट पर जहां हम खड़े हैं, यहां तक आने में अगर नेशनल कंसेंसस भी एक फैक्टर होता कोरोना वायरस के पूरे टाइम के दौरान, तो और ज़्यादा बेहतर होता, और ज़्यादा मीठी हो जाती खुशी? देखिए, मैं सबसे पहले तो समझता हूँ कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानो तआला की हैं और तमाम फ़ज़ल मेरे अल्लाह का है कि उसने अपने नबी रहमत के सदक़े हमारी कौम को उस अज़ाब से जो पूरी दुनिया के अंदर पूरी शिद्दत से उतरा, हमें उससे बहुत हद तक महफूज रखा। तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ें मेरी अल्लाह की हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म ने बेहतरीन स्ट्रेटजाइज़ किया इसको, और उसकी आप देखें दुनिया पूरी ने गवाही दी, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अब आपने कहा कि नेशनल कंसेंसस, देखिए आपने देखा कि हमने एक नेशनल कमेटी इसके ऊपर बनाई, नेशनल कमेटी ऑन कोरोना, जो NCOC के नाम से, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन आपकी तमाम सूबों की हुकूमतों की उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन थी, और तमाम फैसले कसरत राय से
से इत्तफाक राय से वहाँ पे होते रहे हैं और ये रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि आप इसको देखिए कि यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर सियासत की जाती है। यहाँ ईद के चांद पे भी सियासत है, यहाँ बीमारी पे भी सियासत है, यहाँ कोरोना पे भी सियासत है, यहाँ मोशियत पे भी सियासत है, यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटजी के ऊपर और जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं उसके ऊपर भी सियासत है। इसलिए सियासत का कोई मैदान एक मुतय्यन रहा नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर ने हर मौके के ऊपर सिंध की हुकूमत को ऑन बोर्ड रखा, वो भी एनसीओसी के अंदर मौजूद थी। हमने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को उसके अंदर ऑन बोर्ड रखा, पंजाब गवर्नमेंट उसके अंदर थी, मरकज की हुकूमत थी, फिर केपीके की हुकूमत थी। तमाम फैसले गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, केपी, सिंध, पंजाब सब की मुशावरत से हुए। इससे बेहतर अगर कोई शख्स हमें बता दे कि इससे बेहतर जो कौमी मुशावरत का अमल आज तक कभी हुआ है, जवाब है नहीं हुआ है। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं और तमाम सूबाई हुकूमतों ने मरकजी हुकूमत के साथ उस कमेटी के अंदर बैठ के कसरत राय और इत्तफाक राय से फैसले किए। राइट, वक्त खत्म हो गया है उस्मान, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट हियर, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते अगर टाइम और होता। लेट्स लीव इट फॉर अनदर डे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उस्मान सईद बसरा, सायरा अफजल तारर साहिबा, जनरल अमजद शुएब साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया। मेरे शो की तरफ से इतना ही। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।